तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी साइंस के फर्स्ट चैप्टर की है, क्लास 10th। इंग्लिश में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज ये हिंदी में वीडियो है। अगर किसी को इंग्लिश में देखनी है तो वो जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके अंदर पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो कुछ नए पदार्थ बन जाते हैं और उसके अंदर जो फीचर होते हैं वो नए होते हैं, उनकी विशेषताएं नई होती हैं। इसीलिए इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रिएक्शन करते हैं, जैसे ये दो पदार्थ हैं, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो इनको कहेंगे हम अभिकारक, और इनको रिएक्शन करने से जो तैयार होगा वो आपका कहलाएगा उत्पाद। ओके, रिपीट। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, और जो बन के आते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जिन्होंने रिएक्शन करा उसे अभिकारक। जैसे मैंने बताया H2+O, तो ये आपके अभिकारक हैं। इन दोनों ने रिएक्शन किया, बन के आया H2O, यानी कि वाटर बन गया, तो ये आपका हो गया उत्पाद। ओके, ये आपके हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। आगे है एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी किसी में केमिकल रिएक्शन होता है, एक्चुअली दो तरह के रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। तो इसमें हम भौतिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जो भौतिक अभिक्रिया होती है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पचना, श्वसन, सांस लेना, रेस्पिरेशन, लोहे का जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, या दही का बनना। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें होता क्या क्या है। जब भी किसी चीज़ में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें इन चार चीज़ों में परिवर्तन पाए जा सकते हैं। पहला, अवस्था में चेंज। अवस्था मतलब उसके स्टेट्स में चेंजेस हो जाते हैं। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से ठोस, यानी कि गैस, ठोस और द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे कैम्फर देखा होगा आपने, कपूर जो जलता है तो वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, और ठोस से सीधा गैस में बन जाता है। ठीक है, जो ठोस होता है कपूर आपका, जब इसको हम जलाते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन। उसका कलर चेंज हो सकता है और उसका टेम्परेचर भी घट या बढ़ सकता है। साथ ही साथ में गैस का उत्सर्जन हो सकता है, H2 गैस निकले, हो सकता है CO2 गैस निकले, यानी कि उस रिएक्शन होने की वजह से गैस में उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसके एग्जाम्पल। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि क्या है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जैसे इसमें क्या हुआ, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन में। जब हमने जिंक को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाया, रिएक्शन कराया, तो आपका बन के क्या आया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन गई। अभी मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया, उसके अंदर क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। देख रहे हैं आप, ये गैस का उत्सर्जन हुआ था इसमें, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जनरेट हो गई। ठीक है, आगे आते हैं। आगे दिया नेक्स्ट है आपका रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। यानी कि जो हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो करते हैं उसी को लिखा जाता है। किस चीज़ में, तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पादकों के रासायनिक, उनकी भौतिक अवस्था लिखी जाती है। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाया,
अब इसको मैं इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, प्रतीक में, तो कैसे लिखूंगा, H2+O H2O, ठीक है। या कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, C+O2 बराबर CO2, हुआ ना। तो ये सारे क्या होते हैं जब उनके सिंबल के फॉर्म में, यानी उनके जो प्रतीक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, तो इसी तरीके से जब हम उसके प्रतीक के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वो आपका कहलाता है रासायनिक समीकरण। ओके। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर वगैरह होता है, AQ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीज़ें हम दिखाते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी कि बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश कर सकते हैं, यानी कि मैटर जो होते हैं ना हम उनको बना सकते ना विनाश कर सकते, बस उसमें एडजस्टमेंट होती है। कैसे, जैसे मैंने बोला Mg+O2, आपने देखा ये है MgO, ठीक है। अब यहाँ पे O के 2 हैं, यहाँ O का 1 है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ साफ सुथरा, Mg+O2 MgO। यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2Mg+O2 और 2MgO। अब देखो, मैग्नीशियम के भी 2 है, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, यहाँ मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इस तरीके से इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर, एक सेकेंड। चलिए देखिए, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला Mg+O2 = MgO, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले Mg को यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो Mg+O2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी MgO। अब यहाँ मैग्नीशियम तो 2 हो गया, पर साथ ही साथ ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको चेक कर लो, अब आपको ये ऑटोमेटिकली बैलेंस दिख जाएगी। देखिए, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, हो गए ना बराबर। तो ये होता है संतुलित अभिक्रिया, ठीक है, इनको बराबर करना। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए, जैसे क्या दिया है, Fe+H2O = Fe2O3+H2, यानी यहाँ आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ आयरन का 1 ही है, तो मुझे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद अब आयरन तो बराबर हो गया, अब हम करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन ऑलरेडी बराबर है, ऑक्सीजन के यहाँ 3 है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक देखिए, एक्चुअली में इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, 4 आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ इन्होंने सही लिखा है क्वेश्चन, यहाँ से मैं आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपका Fe1 है, Fe3 है, तो यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, ये देखिए जैसे इन्होंने करा ही है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, आपका Fe, आयरन तो बराबर हो गए। अब क्या है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 4, तो यहाँ ये 4 से मल्टीप्लाई करा इन्होंने, ठीक है। तो आप देखो क्या हो गया, आपका आयरन के 3 हो गए, ऑक्सीजन के भी 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आयरन के भी 3 है, ऑक्सीजन के भी 4 है, बट हाइड्रोजन अनबैलेंस था, यहाँ पे 2 थे और यहाँ कितने हो गए, 8, तो मुझे हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपकी इक्वल रिएक्शन जो होगा तैयार होगा ना, ये बैलेंस कैसे होगी, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + H2, कैसा, 4। अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी बैलेंस इक्वेशन हो गई, ओके। चलिए, आई होप आपको समझ में, एक एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है बैलेंस इक्वेशन का, तो आपको ये सीखना जरूरी है, आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे ये आपको दे रखे हैं कुछ, अब हम रिएक्शन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन भी आते हैं,
संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? क्या होती है सुनिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद तैयार करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद तैयार करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए ना। ये दो मिलकर के एक तैयार हो गए। यहाँ भी आप देखिए, एक मिलकर के दो तैयार हो गए। तो ये आपके क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। इनको बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला था, उदाहरण के लिए देखिए। ओके, ये थी आपकी कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें हमने देखा कोयले का जलना, जल का निर्माण होना, ये सारी आपकी संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल थे। अगला है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अर्थात जब ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके साथ साथ ऊष्मा भी जनरेट हो जाती है, यानी कि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो आपकी कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए क्या दे रखा है, ये मीथेन है आपकी, CH4 + O2 = CO2 + 2H2O प्लस हीट, यानी ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी कहलाएगी, जिसमें ऊष्मा बनती है यानी हीट जनरेट होती है। ओके, अगली है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में विभाजित हो जाता है। यानी ये वे अभिक्रिया होती है जिसमें एक उत्पाद टूट जाता है और दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। जस्ट संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट है ये। जैसे मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया में क्या बताया था, H2 + O = H2O। इसको हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से कैसे करेंगे, इसका मतलब सपोज H2O दिया है, तो ये जब दो पार्ट्स में डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, H2 + O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपका होता है वियोजन अभिक्रिया। ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब क्या है, अगला है आपका, ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया बहुत सारे तरीके से होती है, कुछ लाइट की वजह से, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पहले है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की, प्रकाश की या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें लाइट के द्वारा या हीट के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जब उनको ब्रेक किया जाता है, जैसे CO2 लाइट से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, C + O2। ठीक है, प्रकाश से विभोजित हो जाएगा, दो टुकड़ों में टूट जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा कौन सा, ऊष्मा शोषी। चलिए आगे था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। उदाहरण के लिए देखिए, Fe + CuSO4 = FeSO4 + CO2। ठीक है, Cu। तो क्या हुआ, यहाँ पे आयरन था, यहाँ कॉपर सल्फेट था। अब आपको पता है आयरन में और कॉपर सल्फेट में जो आयरन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, क्रियाशील है। ठीक है, रिएक्टेंट सीरीज में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या हुआ, इसमें आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो SO4 के साथ आयरन हो गया और ये आयरन सल्फेट तैयार हो गया। ठीक है, और कॉपर आपका अकेला रह गया। ये आपकी कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है, अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील को
विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम्पल आपको कई सारे मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये भी आपको दिख रहा होगा, किसका है, जिंक और कॉपर सल्फेट का। जिंक ज़्यादा एक्टिव होता है तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर Zn आ गया SO4 के साथ, कॉपर अकेला रह गया। ओके, जिस तरीके से ये विस्थापन अभिक्रिया पड़ी है, अगली है द्विस्थापन। द्विस्थापन में क्या होगा, जो एक कॉपर अकेला था ना, एक कॉपर अकेला नहीं रहेगा, ये भी किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, जैसे देखिए, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी कि दोनों आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, शेयर कर लेते हैं। कैसे, देखिए, यहाँ सोडियम, यहाँ बैरियम, सोडियम यहाँ चला जाएगा, बैरियम यहाँ आ जाएगा और ये तैयार हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आपको ये दिखा क्या हो गया, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। देखिए यहाँ Na किसके साथ था, SO2 के साथ था, पर जब रिएक्शन होगा तो ये Cl2 के साथ हो जाएगा, ये देखो। और यहाँ बैरियम Cl2 के साथ था, रिएक्शन होगा तो SO4 के साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका रिएक्शन होता है। अब देखिए, अगर मैं इसको लिखता Na2, उसके बाद क्या था आपका Cl2, तो दोनों के नीचे 2 है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर, और NaCl इस तरीके से लिख देते हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका द्विस्थापन अभिक्रिया। आगे हम पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन होता क्या है। उपचयन अपचयन को हम एक इक्वेशन के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो कहलाता है आपका उपचयन। ठीक है, और अपचयन की बात करें, जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिया है, इसके अंदर आप दोनों ही पढ़ लेंगे। देखिए क्या लिखा है, CuH2 रिएक्शन हुआ तो यहाँ हो गया है Cu, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन था O था, O का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा, उपचयन। और नीचे वाले में देखो, हाइड्रोजन था, हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, O की मात्रा बढ़ गई, तो ये कहलाएगा अपचयन। ठीक है, रिपीट, कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उपचयन होता है। ये ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन, ये ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उपचयन। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे क्या है, देखिए, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड के कॉपर में अपचित हो जाने से हाइड्रोजन उपचित होकर जल बनता है। अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों हो तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, जब किसी में उपचयन और अपचयन दोनों होता है, जैसा अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, अब आपका आता है आगे। देखिए, यह है आपका दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, जो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रकार हैं उसको हम, पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन या आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आने से जिस धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है उसे संक्षारित कहते हैं। यानी कि जब भी कोई ऑक्सीजन में आए, आर्द्रता में, मॉइस्चर या एसिड में मेटल आती है तो उसके अंदर एक ऊपरी कमज़ोर सी परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। इसे दूसरी भाषा में जंग लगना भी कह सकते हैं। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, संक्षारण के। ओके, देखा होगा, जो आयरन होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, जब हम उसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो आपका संक्षारण हो जाती है, यानी संक्षारित हो जाती है। इसको बचा कैसे सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट। पहला, यदस लेपन, यानी उसके ऊपर क्या करें, एल्युमिनियम वगैरह की सीट चढ़ा दें। विद्युत लेपन और पेंट और संरक्षण से धातु को बचाया जा सकता है।
उसको पेंट करके या इसका अलॉय बना लें। अलॉय मतलब 2-3 मेटल को आपस में मिला करके तैयार कर लें। जैसे कि कुतुब मीनार के बगल में जो आयरन पिलर है वो भी इसी तरीके से अलॉय है, 2-3 धातुओं को मिला करके उसको बनाया गया है। ओके, चलिए आगे है विकृत गंधिता, जिसे इंग्लिश में रेंसिडिटी कहते हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई भी फैटी फूड होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, जब वो हवा के संपर्क में आ जाते हैं तो वो अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, उनमें ऑक्सीडेशन होने लगता है और उनके टेस्ट में और उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या? विकृत गंधिता। अब इसे रोका कैसे जा सकता है? रोकने के मुख्य 4 प्रकार हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो पहला दे रखा है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो ऑक्सीकारक हो, यानी ऑक्सीजन को हटा देती हो। दूसरा, वायुरोधी बर्तन का प्रयोग करके, ऐसे बर्तन का यूज़ करें जिसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए, इसका मतलब वायु ना जाए। और तीसरा है आपका वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके, यानी कोशिश करें कि जो फूड है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल कर दें। जैसे आपने चिप्स वगैरह के, नमकीन वगैरह के पैकेट देखे हैं, उनके अंदर जो होती है नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से वो 6 महीने तक की वैलिडिटी मिल जाती है, यानी कि फूड वो ख़राब नहीं होता। वही चीज़ अगर खुली होगी तो वो क्या होगी? ऑक्सीकारक हो जाएगी, अपचयित हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। तीसरा है शीतलतन द्वारा, जिसे रेफ्रिजरेटर वगैरह, फ्रिज वगैरह के द्वारा उसको टेम्परेचर को मैनेज करके हम उसको बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो गया है पूरा, हमने इसकी शॉर्ट रिवीजन कर ली है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।